हेलो स्टूडेंट्स। अगर डी ट्रिपल एस पी टी जी टी एस एस टी में सिलेक्शन चाहिए तो आज की ये क्लास 16 बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज के जो एमसीक्यू वो सीधे एग्जाम लेवल्स के हैं और कई क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न पर ही आधारित हैं और एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, न्यूनतम रूप में इनमें से किस शिला प्रकार को देखने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। यानी एक स्तर में न्यूनतम रूप में हम इनमें से किस शिला प्रकार को देखने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। भृगु प्रस्तर, चूर्ण प्रस्तर या बालूकामी प्रस्तर या स्लेटी पत्थर। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। जो आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो टीजीटी के ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एग्जाम में, बीपीएससी में, एनवीएस में या केवीएस में इस प्रकार के क्वेश्चंस को उठाकर आज की जो क्लास में हम 20 एमसी क्वेश्चंस लाए हैं। तो आज के क्वेश्चन जो है आप लोग सभी बड़े ध्यान से कीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन सी ठीक रहेगा, बालूकामी प्रस्तर। यानी एक स्तर से न्यूनतम स्तर में इनमें से किस शिला प्रकार को देखने की प्रतीक्षा कर सकते हैं, तो उसका आंसर रहेगा बालूकामी प्रस्तर। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अवसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो अवसादी चट्टानों के रूप में कौन सी बात जो है वो सही है। ये पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं। अवसादी चट्टानें जो पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनती है, बात सही है। इस चट्टानों में स्ट्रैटा की परतें पाई जाती है, यह बात भी सही है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है। जो चूना पत्थर है एक अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है, यह भी बात सही है। तो ये तीनों बातें सही है। तो हमारा ऑप्शन इसमें देखिए 1 2 3, 1 3 और 1 2 3। तो ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा, क्योंकि जो तीनों बातें कही गई तीनों सही है। तो हमारा ऑप्शन डी ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किस चट्टान में लिथिफिकेशन प्रक्रिया होती है। यानी किस चट्टान में जो लिथिफिकेशन जो प्रक्रिया होती है। गैब्रो में, चूना पत्थर में, पिग्मेटाइट में या बेसाल्ट में। जो लिथिफिकेशन जो प्रक्रिया होती है वो चूना पत्थर में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूमिगत जल का कौन सा स्रोत अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। भूमिगत जल का कौन सा स्रोत है जो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। नैसर्गिक जल, महासागरीय जल, मैग्मज जल या आकाशीय जल। तो इसमें क्या है, जो नैसर्गिक जल है ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। इसमें है अवसादी चट्टानों के बारे में सही कथन का चुनाव करिए। जो अवसादी चट्टानों के बारे में हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी टीजीटी में पूछा गया है, AEES टीजीटी 2015 SST। तो आगे के क्वेश्चन सारे ऐसे रहेंगे जो किसी न किसी टीजीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए आज के क्वेश्चंस को मिस मत करना। तो आप क्लास को देखना जारी रखें। ये चट्टानें पानी के नीचे विकसित नहीं हो सकती। ये चट्टानें पानी के नीचे विकसित नहीं हो सकती, ये बात गलत है। ये चट्टानें क्रिस्टलीय होती हैं, यह भी अवसादी चट्टानों के बारे में गलत है। इन चट्टानों की संरचना ताप दाब पर निर्भर है, यह बात भी गलत है। ये चट्टानें परतों में जमा हुई हैं, यह बात ठीक है। तो इसका आंसर भी यही रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। अवसादी, आग्नेय, रूपांतरित उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो जीवाश्मों का जो निर्माण होता है वो अवसादी चट्टानों में होता है। पीछे हमने ये पढ़ा है। जो जीवाश्म है वो कौन सी चट्टानों से जुड़े हुए हैं, अवसादी चट्टानों से जुड़े हुए हैं। जब अवसादी शैलें अति उच्च ताप और दाब के प्रभाव के अंतर्गत आती हैं। जब अवसादी शैलें अति उच्च ताप और दाब के प्रभाव के अंतर्गत आती हैं तब परिणाम क्या होगा। शैल का वही रहना, ये ऑप्शन ए है। शैल का वही रहना, कायांतरित शैल की रचना, मैग्मा की उत्पत्ति या आग्नेय शैलों की रचना। ये केवीएस पीजीटी 2017 में पूछा गया है।
यानी जब अवसादी शैलें अति उच्च ताप और दाब के प्रभाव के अंतर्गत आती हैं तो परिणाम में क्या होगा? तो परिणाम में क्या होगा? मैग्मा की उत्पत्ति होती है। जब अवसादी शैलों पर बहुत उच्च ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है तो मैग्मा की उत्पत्ति होती है। हमारा ऑप्शन सी ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें मिलान करना है हमें। तो जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर का जो मिलान है वो क्या रहेगा? चूना पत्थर क्या एक प्रकार का स्लेट है, और बलुआ पत्थर, जो बलुआ पत्थर है वो क्या है? तो बलुआ पत्थर जो है वो क्वार्टराइज्ड है, और जो शैल है वो, अच्छा ये ऑप्शन थोड़ा ठीक करने हैं, इसमें ना हमारा ये रहेगा, जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर संगमरमर, चूना पत्थर जो है वो संगमरमर रहेगा, और जो बलुआ पत्थर है वो रहेगा हमारा क्वार्टराइज्ड, और जो शैल है वो एक प्रकार की स्लेट है। तो इसमें हम देखते हैं हमारा ऑप्शन जो सी है वो ठीक रहेगा। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, और थर्ड का सेकंड। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या तलछट चक्रों का एक भाग है? निम्नलिखित में से क्या तलछट चक्रों का एक भाग है? लौह, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से क्या तलछट चक्रों का एक भाग है? लौह, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक रहेगा, लौह। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चट्टान चक्र में आग्नेय चट्टानें, तलछट, अवसादी चट्टानें डैश और मैग्मा में शामिल है। यानी चट्टान चक्र में आग्नेय चट्टानें, तलछट और अवसादी चट्टानें डैश और मैग्मा में शामिल है। तो देखिए इस डैश में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में बहिर्वेदी आग्नेय शैल, अंतर्वेदी शैल, बहिर्वेदी शैल या कायंत्रित शैल। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो ठीक रहेगा, कायंत्रित शैल। यानी चट्टान चक्र में आग्नेय चट्टानें, तलछट, अवसादी चट्टानें कायंत्रित शैल, जो कायंत्रित शैल होती हैं और मैग्मा में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र की समस्थिति संतुलन को प्रभावित करता है? कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के समस्थिति संतुलन को प्रभावित करता है? पृथ्वी का घूर्णन, विवर्तन की गतिविधि, कटाव और निक्षेपण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से एक अधिक। जो किसी कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र की समस्थिति संतुलन को प्रभावित करता है? तो उसमें पृथ्वी का घूर्णन भी शामिल है, विवर्तन की गतिविधियां और कटाव, निक्षेपण, ये तीनों बातें सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी ठीक रहेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक धारा के निलंबित वजन कणों से भरा होता है जो पानी के बहाव में ऊपर लटके रहते हैं, वर्षण द्वारा चलता है, उत्परिवर्तन द्वारा चलते हैं, या पानी में घुलते हैं। तो उसमें पानी के बहाव के ऊपर लटके रहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही रहता है। एक धारा के निलंबित वजन कण से भरा होता है जो पानी के बहाव में ऊपर लटके हो रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, डैश के द्वारा स्थल मार्ग के बहाव की वृद्धि हुई है। स्थल मार्ग के बहाव की वृद्धि गहन वनावरण, विरल वनावरण, निम्न तीव्रता अवक्षेपण, उच्च तीव्रता अवक्षेप। जो उच्च तीव्रता अवक्षेप है इसकी वजह से स्थल मार्ग के बहाव की वृद्धि हुई है। तो हमारा ऑप्शन डी ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा तत्वों पर भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाएं उत्पन्न करने वाले, साथ ही भूमि के सतह के विन्यास में परिवर्तन लाने वाले एंडोजेनिक तथा एक्सोजेनिक बल को इस प्रकार कहते हैं: भूआकृति प्रक्रिया, भूउष्मीय प्रक्रिया, श्रेणीकर प्रक्रिया या डायस्प्रोटिज्म। इसमें हमारा ऑप्शन है भूआकृति प्रक्रियाएं, ऑप्शन बी भूउष्मीय प्रक्रियाएं, और ऑप्शन सी श्रेणीकर प्रक्रिया और हाइड्रोस्फेरिक प्रक्रिया। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक पटल विरूपण से संबंधित है? पटल विरूपण से संबंधित है प्रवर्तनी प्रक्रियाएं, ज्वालामुखीयता, भूकंप या प्लेट विवर्तनिकी। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए देखिए,
ऑप्शन ए में ए बी सी कहा गया है, ऑप्शन बी में ए सी डी। अच्छा पहले ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन मतलब ठीक रहेंगे हमारा आंसर इसमें। तो देखिए इसमें जो एक पटल विरूपण से संबंधित है परिवर्तनिक प्रक्रियाएं, ये ज्वालामुखीयता और प्लेट विवर्तनिकी, भूकंप, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सी है वो ठीक रहेगा, बी सी डी, बी सी और डी। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अनाच्छादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है? यानी अनाच्छादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है? परिवहन, कटाव, अपक्षय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी ठीक रहेगा, अपक्षय। यानी अनाच्छादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है? तो हमारा ऑप्शन सी ठीक रहेगा, अपक्षय। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टी के कण हवा या पानी द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टी के कण हवा या पानी में स्थानांतरित हो जाते हैं क्या कहलाती है? संरक्षण, घर्षण या कटाव, ये तीनों चीजें आ जाती हैं इसमें। तो इसलिए हमारा आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, उपयुक्त में एक से अधिक। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, पहला कथन देखते हैं, जो क्रमिक परिवर्तन करने में कारण के रूप में हवा का काम उतना व्यापक नहीं है जितना पानी का है। यह कथन बिल्कुल ठीक है। अब इसके कारण आर देखते हैं। वह केवल विश्व के रेगिस्तानी प्रदेशों में प्रभावी है जहां बहुत कम वर्षा होती है और मिट्टी के कण ढीले होते हैं। यह बात भी बिल्कुल सही है। अब इनके ऑप्शंस में चलते हैं हम लोग। तो इसमें हमारा ए और आर दोनों सही है और आर का सही स्पष्टीकरण, तो हमारा ऑप्शन ए ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। वे कौन से कारक हैं, निम्न में से कौन से कारक है जलवायु दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं? ऑप्शन ए वायु, भौमजल, हिमानी, लहरें। तो उसमें हमारा ऑप्शन एक वायु ठीक है और एक लहरें ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए और डी कहां पर है? ऑप्शन डी में। तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 20 लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं का समूह, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं का समूह अनाच्छादन, कौन सी प्रक्रियाओं का जो समूह है वो अनाच्छादन में सम्मिलित है? कौन सी प्रक्रियाओं का समूह है जो अनाच्छादन में सम्मिलित है? ऑप्शन ए अपर्दन और ज्वालामुखीयता, ऑप्शन बी केवल अपर्दन और बृहत संचार, ऑप्शन सी बृहत संचरण और पटल विरूपण, और ऑप्शन डी अपक्षय, अपर्दन, बृहत संचरण और परिवहन। तो हमारा ऑप्शन डी ठीक रहेगा कि प्रक्रियाओं में समूह अनाच्छादन में सम्मिलित हैं अपक्षय, अपर्दन, बृहत संचरण और परिवहन। तो स्टूडेंट्स जो आज की क्लास 16 थी, 16 में आपने ऐसे क्वेश्चन किए जो एग्जाम में डायरेक्ट फायदा देंगे आपको। कमेंट करके जरूर बताना आपको आज की क्लास कैसे लगी। अगर सिलेक्शन सच में चाहिए तो इस सीरीज की कोई भी क्लास मिस मत करना। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।